गुड इवनिंग स्टूडेंट। वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी का पहले टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। और वो टॉपिक आपका था, पहला टॉपिक आपका जो था एनसीईआरटी का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में किस तरह से प्रजनन होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, दो क्लास से हम लोग डिस्कस किया था, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके सारे एग्जांपल्स भी हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, आज हम लोग चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी भी ऑर्गेनिज्म में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए आज की सबसे पहले कहानी क्या है। ठीक है, सबसे पहली लाइन आज की एनसीईआरटी की आपकी है, लिखा है, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जो पहली फेज है और उस फेज को जुवेनाइल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जुवेनाइल। अब लिखा है कि ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव फंक्शनल होने से पहले जुवेनाइल फेज में रहता है। देखा होगा जैसे हम लोगों में स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं, और वो स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म का फॉर्मेशन, ये 16 वर्ष की अवस्था के आसपास होता है। इसके पहले का जो फेज होता है वही लिखा है, ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव फंक्शनल होने से पहले जुवेनाइल फेज में रहता है, जहां वो ग्रोथ करता है। क्या करता है भैया? ग्रोथ। और क्या करता है? मैच्योरिटी एंड सर्टेन एज का धारण करता है। देखा होगा जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं धीरे धीरे, देखिए ना, जुवेनाइल फेज चल रही होती है और उस फेज में हम लोग क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं बच्चे। और ग्रोथ करेंगे एज के अकॉर्डिंग, धीरे धीरे एक मैच्योरिटी आती है, ठीक है ना। देन इसके बाद सर्टेन एज को धारण करता है, एक निश्चित एज में सारी चीजें आती हैं। ठीक है, इस फेज को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। लेकिन दो बातें याद रखना, अगर प्लांट्स में इसे किस नाम से, प्लांट्स में अगर, ठीक है ना, इसे वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स में जुवेनाइल फेज होता है, और अगर हम लोग प्लांट्स की चर्चा करें तो प्लांट्स में उस फेज को वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस फेज को किस नाम से? वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इस फेज का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात कही कि भाई जितने सारे एनिमल्स होंगे, अलग अलग एनिमल्स में इस फेज का जो ड्यूरेशन होता है, वो ड्यूरेशन क्या होता है भैया? अलग अलग होता है भाई सभी का। ठीक है, जैसे एनिमल्स में स्पर्म फॉर्मेशन 16 ईयर में होते हैं, और फीमेल की बात करूं तो फीमेल में 13 ईयर एज होती है, 13 साल की एज होती है। ठीक है ना, जहां पे ऊजेनेसिस होने लगता है। ऊजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ एग। ठीक है ना, जैसे अंडा बनने लगता है, ठीक है, फीमेल में ओवा बनने लगता है भैया। इसके बाद की कहानी है अब रिप्रोडक्टिव फेज। देखिएगा, रिप्रोडक्टिव फेज की अगर आप लोग चर्चा करते हैं, लिखा है कि जुवेनाइल तथा वेजिटेटिव फेज का समाप्त होना रिप्रोडक्टिव फेज की पहचान है। वही बात मैंने अभी बोली बच्चा, जैसे आपकी जुवेनाइल फेज एंड होती है, ठीक है ना, तो जैसे ही खत्म होगा इसके बाद जो फेज आती है और वो रिप्रोडक्टिव फेज होती है। मतलब ये जैसे एनिमल्स की बात करें, ठीक, जैसे रिप्रोडक्टिव फेज आती है बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, और इस हार्मोनल चेंजेस में जैसे क्या होता है, देखा होगा मेल में दाढ़ी मूंछ का आना, एक्सियल हेयर्स का आना, ठीक है ना, प्यूबिक हेयर्स का आना, ये सारी फेज जो होती हैं। फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना, ठीक है, एक्सियल हेयर का आना, ये सारे जो कैरेक्टर होते हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर कहां से आते हैं? रिप्रोडक्टिव। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, देखा हम हायर प्लांट्स में आसानी से देख सकते हैं, जब वह फ्लावर देते हैं बच्चे। प्लांट्स कब होगा उसकी रिप्रोडक्टिव फेज? जब किसी प्लांट्स में फ्लावर आ जाते हैं। ठीक है, जब वो सीड रहेगा, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता रहता है, उस समय बच्चा रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आएगी। जैसे फ्लावर का डेवलपमेंट होने लगता है, देखिए इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। क्लियर हो गया? तो वही बात लिखी है बच्चा एनसीईआरटी में
कि इसको हम हायर प्लांट्स में आसानी से देख सकते हैं जब वह फ्लावर देता है बच्चा। ठीक है ना, ये बात बहुत बढ़िया बात बताई, एनसीईआरटी में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, बंबू जनरली 50 से 100 साल के बाद फूल तथा फल देते हैं और फिर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। अब यहां पर बाम्बूसा प्लांट की बात करते हैं। ठीक है ना, ये जनरली 50 to 100 साल के बाद इनमें फ्लावरिंग होती है। ठीक है ना, और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, वहां ईयर पूछा जाएगा। अगर एनसीईआरटी में 50 to 100 ईयर लिखा हुआ है तो वहां पे यही ईयर आपका माना जाएगा। ठीक, तो याद रखना 50 to 100 ईयर साल के बाद यह फूल तथा फल देते हैं, देन इसके बाद ये डेथ हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये फेज किस फेज की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं। बहुत ऐसे प्लांट्स है जो 12 साल में मात्र एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, एक ही बार फल देते हैं, वो भी अभी हम लोग आगे जिक्र करेंगे। जरा देखिएगा भाई आगे कहानी क्या है। लिखा है स्ट्रोबिलियंथस कॉन्थियाना, इसे नीला कोरंजी कहते हैं। ये 12 वर्षों में केवल एक बार फ्लावर देते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे भैया, तो इसमें क्या होगा, ये जो स्ट्रोबिलियंथस कॉन्थियाना होता है ये अपने पूरे जीवन मतलब ये 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है। ठीक है ना, 12 सालों में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसा कौन सा प्लांट्स है जो 12 ईयर में फ्लावरिंग करता है बच्चे। 4 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे, तो ये आपका होगा स्ट्रोबिलियंथस कॉन्थियाना। इस प्लांट ने सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावर दिए थे, याद रखना भाई। और मे भी जो नई एनसीईआरटी है वहां भी इसका जिक्र नहीं किया गया है कि ऐसे 2018 में इसे फ्लावर देना चाहिए था। ठीक है ना, तो याद रखना ये 12 साल के बाद ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन इस प्लांट्स को सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावर दिए थे। बड़ी संख्या में फ्लावर देने के कारण केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु और हिली एरियाज में ब्लू कालीन बिछा हुआ सा दिखा होता है, जिससे टूरिस्ट बड़ी संख्या में आकर्षित होते हैं। भैया एक बात आपको पता होगा, हम लोग हमेशा हरा भरा देख के आकर्षित होते हैं। जहां बढ़िया फूल होंगे, बढ़िया एनवायरमेंट होगा, बढ़िया मौसम होगा, ठीक है, वही फेज अट्रैक्टिव होती। ठीक, जैसे अगर हम किसी फीमेल की बात करते हैं भाई, जो तमक झमक जिसमें दिखेगा भैया हम लोग उसी से तो अट्रैक्ट होते हैं। तो देखा होगा केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में वहां इतनी संख्या में हिली एरियाज में बच्चा होते हैं, ये ब्लू कालीन बिछा हुआ सा वहां दिखाई देता है। तो इस वजह से यही फ्लावर जो होता है स्ट्रोबिलियंथस कॉन्थियाना, जिससे टूरिस्ट क्या होते हैं बच्चा, बड़ी संख्या में आकर्षित हो जाते हैं। तो इस नाम को आपको नहीं भूलना है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सेकेंड नाम नीला कोरंजी, ये भी आपको पढ़ना है बच्चा। ठीक है ना, लिखा है कितने वर्षों में फ्लावरिंग देता है, ये 12 वर्ष में एक बार फ्लावरिंग देता है। कितने सालों में, 12। और कब दिया था, सवाल ये पूछा जाता है कि इन्होंने इस प्लांट ने कब फ्लावर दिया था, किस सन में और किस माह, किस मंथ में दिया था। तो ये बात याद रखिए, 2006 में। और कब दिया था, सितंबर और अक्टूबर। लेकिन बड़ी संख्या में फ्लावर देने के कारण केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और के हिली एरियाज में ब्लू कालीन बिछा हुआ सा दिखाई देता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे भैया, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, बस इसका नाम याद रखना। लेकिन नेचर में रहने वाली चिड़िया केवल सीजनली अंडे देते हैं। ठीक है ना, देखा होगा जैसे मान लो बहुत सारे पक्षी होते हैं, ठीक है ना, अब भाई उनमें भी कैसा होता है, सीजनल अंडे देते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग बात करें भैया, जैसे मधुमक्खी का हम अभी पढ़ेंगे आगे हम लोग आने के, मधुमक्खी किस मंथ में, ठीक है, बढ़िया उसमें, ठीक है, अंडे देंगे, लार्वा बढ़िया बनेंगे। सबसे ज्यादा शहद किस मौसम में बनेगा। दीमक की बात करें कि ये कब किस मौसम में बढ़िया अंडे देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है उनका है। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखना, नेचर में रहने वाली केवल चिड़िया ये सीजनली अंडे देती है। और एक बात याद रखना भैया, जो अंडे देते हैं उसे एग लेइंग एनिमल्स, उनका ओवीपैरस, ये बात आप वहां एक्स्ट्रा मेंशन करेंगे। अब सवाल ऐसे आ जाएगा, बताइए बर्ड से विविपैरस होती हैं
कि ओवी पैरस होती हैं, तो याद रखना ओवी पैरस होती हैं। ओवी पैरस मींस क्या होता है? एग लेइंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं उन्हें ओवी पैरस कहते हैं। अगर विवी पैरस की बात करना, जैसे एक शब्द आप 3 शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक विवी पैरस आता है, एक ओवी पैरस आता है, एक ओवोवी पैरस, ठीक है ना। तो विवी पैरस मींस जो वेल पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते, जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग विवी पैरस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विवी पैरस हम लोग मैमल्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक मैमल्स ऐसा है जो अंडे देता है बच्चा, ये क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा, ठीक है। वो कौन सा है? प्रोटोथीरिया में हम लोग पढ़ेंगे। और वो मैमल्स कौन है? डकबिल प्लेटिपस। यही सवाल आपका अपवाद केस में आता है, डकबिल प्लेटिपस, ठीक है ना। तो डकबिल प्लेटिपस, ठीक है, ये क्या देता है भैया? ये अंडे देता है। ये प्रोटोथीरिया में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक एग्जांपल जैसे हम लोगों ने पढ़ा ओवोवी पैरस, ठीक है, ओवी विवी पैरस, ओवी पैरस और ओवोवी पैरस की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो ये जो ओवोवी पैरस होता है भैया, ये वेल डेवलप बच्चे को जन्म नहीं देता। ये पाउच लाइक स्किन में बच्चे का जैसे डिलीवरी होने के बाद बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट मार्सुपियम एक थैलिया होती है, कंगारू की बात, उसे मार्सुपियम कहते हैं। और उसी में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो केस आता है ओवोवी पैरस। किसमें आता है? बोलो, ओवोवी पैरस में आता है, ठीक है। विवी पैरस, ओवी पैरस और ओवोवी पैरस, ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आई गई होंगी, ठीक है ना। तो ये बात बर्ड्स की बात कही, अगर पूछा जाए कि स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। अगर पूछा जाए स्टडी ऑफ बर्ड्स एग निडोलॉजी एंड स्टडी ऑफ बर्ड्स माइग्रेशन, और बर्ड्स माइग्रेशन के स्टडी को फिनोलॉजी कहते हैं। ये 3 शब्द और देखो यहां से। एनसीईआरटी मींस क्या होता है? आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, तब आप उस लाइन का सेंस समझे। अब यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि पक्षियों की बात कर रहे हैं, पक्षियों में टीस होते कि नहीं होते? भैया नहीं होते। आर्कियोप्टेरिक्स जो विलुप्त हो गया, वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स की जो कनेक्टिंग लिंक थी वो क्या था? उसमें चोंच हुआ करती, दांत भी होते थे चोंच के साथ साथ में, ठीक है। आगे लिखा है कैपिटिविटी पोल्ट्री फार्म में रहने वाली चिड़ियां पूरे वर्ष अंडे देती हैं, और यह ह्यूमन वेलफेयर के लिए चिड़ियों का एक कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन है जो नेचुरल रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं। अब देखा होगा भैया, ठीक है ना, आजकल पक्षियों जैसे मुर्गी की बात करें, इसे आर्टिफिशियल, ठीक है, चीजें खिलाई जाती हैं जिससे अंडे ज्यादा मात्रा में देते, ठीक। तो ये एक बात अलग है, ये कोई नेचुरल चीजें नहीं है, ये कोई नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये प्राकृतिक तरीके से नहीं हो सकता, एक तरीके से आर्टिफिशियल चीजों का यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे को, जैसे ह्यूमन में क्या होता है? आईवीएफ होता है बच्चा, एक टेस्ट ट्यूब आपने नाम सुना होगा, इसमें भी क्या होता है? आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा कराना, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं होता। वो आईवीएफ इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन आपने देखा होगा, टेस्ट ट्यूब, बेबी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ठीक है ना। मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा निकाल के बच्चा लो टेम्परेचर पे फर्टिलाइजेशन कराते हैं, ये कहानी आपने देखी होगी, ठीक है। लिखा है प्लेसेंटल मैमल्स के फीमेल के रिप्रोडक्टिव फेज में ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट और हार्मोनल साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। बिल्कुल सही बात बोल भैया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, मतलब मादा की बात करें, फीमेल की बात करें, तो फीमेल में भैया ओवरीज से ही ओवा बनती, और बहुत सारी एक्सेसरी डक्ट होती, सहायक ग्रंथियां होती जो सपोर्ट करती, ठीक है। जैसे यूट्रस, ठीक है, यूट्रस में भी मान लो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भाग है। अब जैसे मान लो बेबी का डेवलपमेंट है, सबसे पहले एलएच हार्मोन निकलता है फीमेल में, वो यूट्रस को डेवलपमेंट करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है, यूट्रस को तैयार करने में मदद करता है। कौन करेगा भैया? ये प्लेसेंटल मैमल की फीमेल के रिप्रोडक्टिव फेज में ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट तथा हार्मोनल साइक्लिक चेंजेस आते रहते हैं। देखा होगा भैया, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जैसे हम लोग 16 साल के बाद उम्र बढ़ती है, बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलेगा, फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने लगता है, और एस्ट्रोजन को क्या कहते हैं? एस्ट्राडियोल के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें भैया धीरे धीरे क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, ठीक है ना।
तो ये फेज सभी में होता है, साइक्लिक चेंज हो जाता है। फीमेल में जैसे 13 ईयर एज में मीनार्ची होने लगता है, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा होगा अगर फीमेल में पहली बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, इस कंडीशन को मीनार्ची कहते हैं। और यही हार्मोनल चेंज जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कम होगा, 50 ईयर की एज में बच्चा मीनोपॉज होने लगता है। मीनोपॉज मींस क्या होता है? लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, अंतिम मासिक चक्र को क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा? मीनार्ची होगा। स्टार्ट कब होती? 13 साल में। बंद कब होगी? एनसीईआरटी में इसी नेक्स्ट टॉपिक में लिखा है 45 टू 50 ईयर, 45 से 50 वर्ष की अवस्था में मीनोपॉज होने लगता है। ठीक है, ये सारी कहानी बच्चा लिखी है एनसीईआरटी में। देन आगे हम लोग बात करेंगे। लिखा है गाय, भैंस, हिरण, कुत्ते, चूहा, बाघ जैसे प्राइमेट से स्तनधारी की बात करते हैं, एक प्रजनन एक चक्रीय परिवर्तन होता है, ठीक है ना, जो कि एक मंथ में होता है। इससे प्राइमेट एप्स और मनुष्य के जैसे भैया देखा होगा दो बातें, इन सब में स्ट्रेस साइकिल चलती और मनुष्य में क्या चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र चलती, ठीक है ना। आगे लिखा है नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में रहने वाले कई मैमल्स अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को केवल एक फेवरेबल सीजन में ही दर्शाते हैं। ऐसे एनिमल्स को सीजनल ब्रीडर कहते हैं। अब देखा होगा भैया सीजनल ब्रीडर का मतलब होता है सभी का एक मतलब एक मौसम होता है रिप्रोडक्शन का। जैसे हम लोगों में नहीं होता है, ठीक है, 12 महीने हम लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो ब्रीडिंग सीजन अगर हम लोगों में ठंडी का मौसम बना दिया जाए, कितनी बढ़िया बात भैया, ठीक है ना। तो यही कहानी इसमें लिखी है। लिखा है नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में रहने वाले बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्तनधारी होते हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को एक फेवरेबल सीजन दर्शाते हैं, ठीक है ना। एक सीजन में वो एक्टिव होते हैं और ऐसे एनिमल्स को बच्चा सीजनल ब्रीडर कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जो अपने मौसम में अपने सीजन अपने बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मिलेगा, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सीजनल ब्रीडर बोलेंगे। जैसे स्टूडेंट लाइफ में ठंडी का मौसम पढ़ाई के लिए एक सीजनल ब्रीडर का मौसम मान सकते हैं, लेकिन इस मौसम में हम लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं। बाकी अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने अपने आईक्यू के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है। लेकिन इस ठंडी के मौसम में क्या होता है भाई, सारी चीजें मेंटेन रहती है आराम से। अगर जो टाइम से उठते हैं, किसी किसी को गर्मी में बढ़िया मौसम में पढ़ाई करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बात रिप्रोडक्शन की हो रही, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सीजनल ब्रीडर होते हैं बच्चा, ठीक है ना। आगे देखिए कहानी क्या है। लिखा है आगे सेंसेस फेज की बात करते हैं। लिखा है रिप्रोडक्टिव फेज का अंत होना, समझिएगा तरीका। अब जब इस फेज का एंड होता है, इस फेज का अंत होता है, इसे सेंसेस या ओल्ड एज का एक पैरामीटर माना जा सकता है, ठीक है ना। देखो इसके दो नाम, रिप्रोडक्टिव फेज का अंत होना सेंसेस या ओल्ड एज का एक पैरामीटर माना जाता है। लिखा आगे लाइफ स्पेन को लास्ट फेज के दौरान कुछ कॉन्कोमिटेंट चेंजेस आते हैं, सॉल्विंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, ओल्ड एज, डेथ। बच्चा देखा होगा जैसे उम्र बढ़ेगी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ये धीरे धीरे मतलब इस एज की तुलना में बहुत स्लो काम करने लगते। कोई भी एनिमल्स हो, देखा होगा जब उसकी मतलब यंग एज होती है, उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस, मेटाबॉलिक रेट ये सारी बहुत बढ़िया काम। लेकिन जैसे जैसे उम्र के अकॉर्डिंग एज बढ़ती आती है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है भैया, ये सारी चीजें ये सब दर्शाती है कि आप पे वो डेथ की तरफ आप जा रहे, आप अंतिम समय की तरफ भैया आप जा रहे। तो ये सारी चीजें यहां दर्शाती हैं। आगे लिखा है प्लांट तथा एनिमल्स के जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव तथा सेंसेस फेज ट्रांसमिशन के लिए हार्मोन्स उत्तरदायी होते। बिल्कुल सही बात भैया कि बॉडी में सारा खेल हार्मोन्स का, ठीक। बॉडी में देखा होगा बहुत सारे हार्मोन्स पढ़ाएंगे भी हम लोग आगे। जैसे अगर देखा होगा भैया लगभग 7-8 हार्मोन्स की बात करेंगे जो सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके निकलते, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य करते हैं, जैविक घड़ी की तरह कार्य करते हैं, ठीक, जो हमारे सोने जागने के समय को बताते हैं। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन टीआरएस निकलता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन हमें क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है ना। देखा होगा सारा खेल हार्मोन्स।
गुस्सा आना भी हार्मोन्स का एक कैरेक्टर है, शांत रहना भी एक हार्मोन्स का कैरेक्टर है, दाढ़ी मुछ ना निकलना ये भी एक हार्मोन्स का कैरेक्टर है, बढ़िया दाढ़ी मुछ निकलना, कम एज में निकलना ये भी हार्मोनल चेंज है, ठीक है ना। तो भैया बॉडी में जितनी सारी चीजें होती रहती है सब ये किसका खेल है, ये हार्मोन्स का खेल, ठीक है ना। तो वही लिखा है कि प्लांट तथा एनिमल्स में जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव तथा सेंसेस फेज ट्रांसमिशन के लिए उत्तरदायी होते हैं हार्मोन तथा सर्टन एनवायरमेंटल फैक्टर के बीच इंटरेक्शन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तथा ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। अच्छा, यही सारा खेल इंसान के बिहेवियर देखा होगा भैया, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है ना, और उसे गुस्सा बहुत कम आता, हो सकता है कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसका कैरेक्टर एग्रेसिवनेस कैरेक्टर है, तो वो चाहता नहीं है, बट उसमें क्या होता है भैया, हार्मोनल चेंजेस ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में हार्मोन निकलने लगते हैं। देखा हो कभी कभी मेल में मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना, ये भी बच्चा हार्मोनल फैक्टर होता है। किसी किसी फीमेल के दाढ़ी मुछ का हल्के बाल आना, ये भी सारा खेल किसका होता है, बोलो, ये भी सारा खेल किसका होता है, हार्मोन्स का खेल होता है, ठीक है ना। तो यही कहानी लिखी है इन्होंने कि हार्मोन्स तथा सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर के बीच इंटरेक्शन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तथा ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, और ये कौन करेगा बच्चा, रेगुलेट हार्मोन्स करते हैं। और मैंने कहा था हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं, ये बॉडी में केमिकल के माध्यम से सूचना देने का काम कौन करता है भैया, हार्मोन्स करता है। बहुत अच्छी लाइन लिखी कि शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं देते कभी, ये बहुत स्लो रेस्पॉन्स देते हैं, केमिकल के माध्यम से सूचना देते हैं, ये रसायन के माध्यम से सूचना देते हैं, और केमिकल के माध्यम से जो सूचना देता है भैया, ठीक है ना, उसे क्या कह सकते हैं भैया, उसे हार्मोन्स कहते हैं। और अगर हम लोगों की चर्चा करते हैं तो सबसे फर्स्ट हार्मोन था, पहला हार्मोन सिक्रीटिन हार्मोन था, और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, थॉमस एडिसन। और ये हार्मोन्स निकलते कहां से, ये हार्मोन्स भैया एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं, और बहिस्रावी से कभी कोई हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होता। और बहिस्रावी से किसका सिक्रीशन होता है, याद रखना, बहिस्रावी से जो सिक्रीशन होता है वो एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। बहिस्रावी में किसका सिक्रीशन, एंजाइम का होता है, और अंतःस्रावी से किसका सिक्रीशन होता है, तो याद रखना अंतःस्रावी से जो सिक्रीशन होता है ये किसका होता है भैया, ये हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। और बहिस्रावी से क्या निकलता है, बोलो, एंजाइम निकलता है, और सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी। हार्मोन्स तथा सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर के बीच इंटरेक्शन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तथा ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में क्या करता है, मदद करता है। आगे लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, बहुत अच्छी लाइन है। मेच्योरिटी अटेन करने के बाद सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो इवेंट्स तथा प्रोसेस देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित स्ट्रक्चर वास्तव में बहुत भिन्न है, ठीक है ना। अब दूसरी बात यह है, लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट है ये कॉम्प्लेक्स तथा स्लो होती है, जबकि रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करती है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ये सारी चीजें भैया अकॉर्डिंग टू, जैसे हार्मोन्स की अगर बात करें हम, थाइमस ग्लैंड्स की एक छोटा सा एग्जांपल आपके बीच लेते हैं। जैसे थाइमस ग्लैंड्स होती है बच्चा, और ये जो थाइमस ग्लैंड्स होती है, और ये थाइमस ग्लैंड्स कहां होती है, चेस्ट के पास होती है, कहां होती है, चेस्ट के पास। और थाइमस से जो निकलने वाला हार्मोन कौन है, तो थाइमस से निकलने वाला हार्मोन कौन है, थाइमोसिन। थाइमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन। अब ये थाइमोसिन 7 साल तक के बच्चों में बहुत बढ़िया हार्मोन्स काम करता है, क्योंकि ये 7 साल तक के बच्चों में बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये थाइमस ग्लैंड से कार्य करना बंद कर देती है, थाइमस ग्लैंड कार्य नहीं करती, फिर धीरे धीरे वो भैया विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना।
तो यही कहानी इन्होंने लिखा है भैया, लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट से कॉम्प्लेक्स तथा स्लो होती है तथा एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करती है। लैंगिक प्रजनन नर मादा युग्मक संलयन कहलाता है। ठीक है ना, याद रखना भैया, मेल और फीमेल का जो मिलना होता है इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे निषेचन के नाम से जाना जाता है। जाइगोट का फॉर्मेशन को एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है ना भाई, एम्ब्रियो का बनना, भ्रूण का बनना, इसे क्या कहते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। आगे लिखा है इसमें 3 स्टेजेस होती है, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना भैया इसमें 3 फेज। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले की बात बताएंगे, फिर चर्चा करेंगे हम लोग वहां पे फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद की बात करेंगे, और इस फेज को क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भैया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के नाम। ठीक है ना, तो ये कहानी हम लोगों ने आज पढ़ी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, जरा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भयानक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे आते हैं। ठीक, सबसे पहली बात, ठीक है ना, सबसे पहला जैसे जुवेनाइल फेज कब आएगा भैया, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शनल से होने वाले पहले। ठीक है, बॉडी में मैच्योरिटी आने से पहले, मतलब अगर हार्मोनल चेंज होता है भैया, लेकिन ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव फंक्शन से होने वाले पहले फेज को जुवेनाइल फेज कहते हैं। एक सवाल ये आपका बनता है कि जुवेनाइल फेज क्या है, तो रिप्रोडक्टिव फेज के पहले वाले फेज को भैया जुवेनाइल फेज कहते हैं। ग्रोथ मैच्योरिटी सर्टेन एज का धारण करता है। देखा होगा ग्रोथ की बात की है बच्चा, प्लांट की बात करें, प्लांट्स में जीवन भर ग्रोथ होती रहती है। जब तक प्लांट जीवित रहेगा तब तक इसमें ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स में सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, निश्चित एज तक एनिमल्स में ग्रोथ होती है, लेकिन प्लांट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, दूसरा लिखा है प्लांट्स में इस वेजिटेटिव फेज को नाम से आना जाता है, एनिमल्स में जुवेनाइल फेज होती है और प्लांट्स में इस फेज को वेजिटेटिव फेज कहते हैं। दूसरा लिखा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इस फेज को ड्यूरेशन अलग अलग होता है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद सवाल ये है कि रिप्रोडक्टिव फेज, जुवेनाइल तथा वेजिटेटिव फेज का समाप्त होना ही रिप्रोडक्टिव फेज है। ये भी सवाल एक बढ़िया बनता है कि रिप्रोडक्टिव फेज कब होता है भैया, जब जैसे एनिमल्स में जुवेनाइल और प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज को ठीक समाप्त होना, इसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाएगा एग्जाम कि बताइए रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो याद रखना भैया, जुवेनाइल और वेजिटेटिव का एंड होना, इस फेज को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। इसे हम हायर प्लांट्स में आसानी से देख सकते हैं, जब वह फ्लावर देता है। भाई फ्लावर देगा तो भाई सिंपल सी बात है, सारी चीजें उसमें डेवलप होंगी। लेकिन बंबू जनरली 50 to 100 साल के बाद फूल तथा फल देता है और बाद फिर इसकी मृत्यु होती है। ये अपने पूरे जीवन में एक ही बार देगा भैया बस। ठीक है ना, आगे कहानी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका नाम एग्जाम्पल पूछेगा क्वेश्चन ऐसे अगर 50 to 100 ईयर में कौन एक बार अपनी लाइफ में फ्लावरिंग करता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन में कंफ्यूज ना होना भैया, आपके सामने एग्जांपल लिखा है। दूसरा ये प्लांट्स लिखा है, ये अपने जीवन में 12 वर्ष में केवल एक बार फ्लावरिंग करता है। सवाल पूछा जाएगा इसने कब किया, तो सितंबर अक्टूबर 2006 में शायद किया होगा, वही आपके सामने देखो लिखा है। ठीक है ना, अब 2006 लिखा, आपको यही सन याद करना है। 2007 नहीं आएगा, आएगा तो ऑप्शन गलत होगा भैया। कुछ भी यहाँ जो एनसीईआरटी मिलेगा वही माना जाएगा। मंथ पूछा जाएगा, अब सितंबर अक्टूबर ही वहां ऑप्शन में मिलेगा, वहां नवंबर दिसंबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो याद रखना वहां सितंबर अक्टूबर में फ्लावर दिया। बड़ी संख्या में फ्लावर देने के कारण भैया वो कहां पे उनका डेवलप, कहां पे ज्यादा मात्रा, तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और हिली एरियाज में। आपको यही 4 ऑप्शन तैयार करने होंगे। सबसे ज्यादा बच्चा कहां होता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और हिली एरियाज में। ब्लू का लाइन बिछा हुआ सा दिखाता है, जिसे टूरिस्ट बच्चा इसे बड़ी संख्या में वहां पे आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। ये क्वेश्चन ये दिया भैया कौन कौन से स्टेट होते हैं, तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु और हिली एरियाज जो होते। ठीक है, याद रखना 2006 याद रखना, इनका मंथ याद रखना और इसका नाम याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है आपका बस। ठीक है, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट लिखा है, नेचर में रहने वाली चिड़िया केवल सीजनली अंडे देती है। बिल्कुल सही बात है, जो अंडे देती है उसे ओविपरस कहते हैं। बर्ड्समैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली, बर्ड्स के स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, बर्ड नेस्ट को निडोलॉजी कहते हैं एंड बर्ड्स के माइग्रेशन को फिनोलॉजी कहते हैं। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन कर जाती है, इस कंडीशन को फिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना,
लेकिन कैपिटिविटी पोल्ट्री फार्म में रहने वाली चिड़िया हर वर्ष अंडे देती, पूरे वर्ष अंडे देती बच्चा। ठीक है, वो आर्टिफिशियल तरीका मेथड होता है, वही लिखा है नेचुरल रिप्रोडक्शन से संबंधित बच्चा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये मेथड कैसा होगा बोलो, आर्टिफिशियल मेथड होगा। लेकिन प्लेसेंटल मैमल्स को फीमेल के रिप्रोडक्टिव फेज में ओवरीज एसेसरी डक्ट तथा हार्मोनल साइकिल चेंज होते हैं बच्चा। सभी फीमेल में मेल में की बात करें बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। गाय भैंस सिरल कुत्ते में ईस्ट्रस साइकिल चलता है और हम लोगों में भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में रहने वाले कई मैमल्स अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को फेज को फेवरेबल सीजन दर्शाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनका एक सीजन होता है, उसी मंथ में वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उसी मंथ में प्रजनन करते हैं। ठीक है, आगे लिखा भैया रिप्रोडक्टिव फेज का अंत होना, इसे ये ओल्ड एज या पैरामीटर के नाम से जाना जाता है। ये लाइफ स्पेन की डिफिनीशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सवाल एनसीईआरटी में पहली लाइन लिखा है कि बर्थ टू नेचुरल डेथ, क्या पता ये सवाल बन जाएगा कि लाइफ स्पेन है क्या, तो बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। ठीक है ना, आगे लिखा है प्लांट्स एनिमल्स के जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव तथा सेंसेस फेज ट्रांजिशन के लिए हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, लिखा है हार्मोन्स सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर के बीच इंटरेक्शन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बिहेवियर को एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। भाई हार्मोन्स होते हैं, ये केमिकल के माध्यम से रसायन के माध्यम से सूचना देते हैं। पहला हार्मोन सिक्रेटिन बचा, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। दूसरा लिखा है भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इवेंट्स को मैच्योरिटी अटेन करने के बाद सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो इवेंट्स और प्रोसेस को दिखाते हैं वो फंडामेंटल सिमिलर होते हैं। ठीक, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित स्ट्रक्चर वास्तव में कैसे होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। और ये जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं बच्चा विविपेरस होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स में ये स्लो होती है तथा एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करती है। एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है भैया, भ्रूण का बनना। ठीक, एम्ब्रियो का बनना, जैसे इसी में वहीं पे एनसीईआरटी में भी आगे मिलेगा एक पार्चुरेशन शब्द मिलेगा। अब साइंस की भाषा में पार्चुरेशन ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि व्हाट इज द मींस ऑफ पार्चुरेशन, तो याद रखना डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है ना, जब डिलीवरी होती है मेडिकल साइंस की भाषा में उससे पार्चुरेशन, वहां कभी नहीं बोलेंगे बच्चा पैदा हुआ या प्रसव पीड़ा, ना 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 ना, वह पार्चुरेशन मेडिकल लैंग्वेज। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मींस क्या होता है, गैमीट का बनना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी और इसे 3 फेज में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ेंगे। ये तीनों फेज पढ़ेंगे। पहली फेज क्या होगी, प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, देन इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, अगली क्लास में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। बढ़िया से एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको रटी होनी चाहिए, एक एक सन रटा होना चाहिए, एक एक डायग्राम रटा होना चाहिए। ठीक, कौन सी चीज कहां पर लिखी। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने एनिमल्स के जीवन काल बताया था कि हॉर्स का जीवन काल क्या होता है, डॉग का क्या होता है, बटरफ्लाई का क्या होता है, राइस प्लांट का क्या होता है, रोज का क्या होता है। तो जो एनसीईआरटी में ईयर लिखा आपको वही ईयर तैयार करना है भैया सीयूटी के लिए। आपको एनसीईआरटी बिल्कुल हर रंग रंग में मतलब ब्लड में होनी चाहिए, एक एक लाइन आपको हाइलाइटर से हाईलाइट करनी पड़ेगी, तभी आप उस लेवल तक आप पहुंच पाएंगे। और एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं बार बार कहता हूं, एक एक लाइन से 20-20 सवाल बनेगा। ठीक है ना भाई, तो आज के लिए फिर इतना है, फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।